सभी को नमस्ते। हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। इसको हटाओ। सभी को नमस्ते। हम आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यूट्यूब लाइव भी हमने कर दिया है। हम लोग नमस्कार गूगल मीट सर। से भी। अरे नमस्ते सर। नमस्ते। ओके ओके, नमस्ते सभी को नमस्ते। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नमस्ते क्योंकि सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को, सभी का नमस्ते मैंने समझ लिया है। हम लोग ज़्यादा टाइम न लगाए क्योंकि हमारे पास समय एक्चुअल में कम है और आज सैटरडे है, कल संडे को हम और एक क्लास ले सकते हैं ना। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। अगर इंटरव्यू स्टार्ट करना है तो पहले हम इंटरव्यू शुरू कर दें और कुछ इंस्ट्रक्शन आप जानना चाहते हैं तो बताएं। लेकिन कौन तैयार था अभी बताइए मुझे। जो सर आई वांट टू जो गिव तैयार है अगर इंटरव्यू देने के लिए तो मुझे बताइए, हम इमीडिएट शुरू करें। ठीक है। यस, शिवी तोमर मैडम। ओके ओके, आप कौन से सब्जेक्ट का देने जा रही हो? सर पीआरटी। पीआरटी, वेरी नाइस। प्राइमरी टीचर का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। आप स्वयं अपने एजुकेशन के बारे में जो भी आप अपना परिचय देना चाहें बताएंगे अच्छे से। बाकी सब लोग ध्यान से सुने। एक पेपर दे दो, पेन ले आओ मेरा वहाँ से, है ना। एक ठीक है, एक सुझाव सभी को मैं देना चाह रहा हूँ। जितने भी बाकी कैंडिडेट है वो इनके इंटरव्यू को ध्यान से देखेंगे। देखिए, इंटरव्यू तो अपनी जगह इंटरव्यू जैसे हो ही रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे साथ में ये है कि जितने भी साथी है वो इंटरव्यू को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते समय आपके मन में भी कोई सुझाव आ सकता है कि मैं जो भी इंटरव्यू देने वाला है। मेरी पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिए, उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सबका माइक म्यूट होना चाहिए क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, जब मैडम बोलेगी तो केवल जो इंटरव्यू देने वाला है वो जब बोले तो वो अपना केवल माइक अनम्यूट करेगा। मैं बोलने जा रहा था कि ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है इस तरह के इंटरव्यू ऑनलाइन लेना भी, क्योंकि बाकी जितने लोग ये हरी त्रिपाठी अपना माइक बंद कीजिए, अदरवाइज फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। समझ ही नहीं रहे हैं। रहो। हैं? ये जो माइक बंद नहीं करेगा मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, बिना मतलब कि हमारा 4-5 मिनट वेस्ट कर दिया है। हाँ, चलिए देखिए, मैं ये बताने जा रहा था कि जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, चाहे वो दर्शक है यूट्यूब लाइव पर, चाहे वो हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ईमानदारी के साथ निष्पक्षतापूर्वक आप इंटरव्यू देखें और इस इंटरव्यू में जो कुछ भी आपको लगता है कि ये सुझाव देना चाहिए, चाहे मेरे लिए हो या चाहे कैंडिडेट के लिए हो, तो वो सुझाव आप नोट करके रखिए और इस आज की गूगल मीट के लास्ट में आप लोग अपनी बात रखेंगे। ये शिवी तोमर मैडम कैमरे पर आ जाइए आप, हम इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं। यस, और ये एक अच्छी बात होती है कि अगर किसी के भी सुझाव आते हैं तो वो निष्पक्ष होना चाहिए। आपका आने वाला कैंडिडेट का आने वाला जो इंटरव्यू हो वो उसमें कुछ सुधार ला पाए और बहुत बेहतर कर सके। तुम उधर बैठ जाओ एक तरफ, सब हो गया, तुम बैठो वहाँ पे, बार बार पीछे मत आओ। चलो ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये सब अंधेरे में चल रहा है हमारे यहाँ पे। और हम शुरू कर रहे हैं, इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं शिवी तोमर मैडम से। और शिवी तोमर जी, आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपने एजुकेशन क्या किए, थोड़ा अपने बारे में बताइए जो कुछ आप बताना चाहते हैं। Good evening, sir. Sir, I am Shivani. I am from Delhi. I did my schooling from Delhi itself, and thereafter I opted for Bachelor of Science from Indira Gandhi National Open University. At that time, as I was teaching student, so I found my passion for teaching. That's why I opted for Bachelor of Education. I did my Bachelor of Education from Chaudhary Charan Singh University, Meerut. As far as my hobbies are concerned, my hobbies are sketching and making craft out of waste material. Thank you, sir. ओके, वेरी नाइस। जब आप केंद्रीय विद्यालय में
प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने सोचा होगा कि आपको भाषा के मामले में बाईलिंगुअल कम्पेटेंसी होगी. आर यू कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? Yes, sir. Very nice. Tell something more about your hobby. If any achievement you have done in through your hobby, please tell us. आपने अपनी जो हॉबी है, रुचि है, इसमें अगर आपने ऐसा कोई बेस्ट फ्रॉम वेस्ट कोई आइटम बनाया है जो कहीं अप्रिशिएट हुआ हो या आपको सेटिस्फेक्शन हुआ हो या कोई उससे रिलेटेड अचीवमेंट रहा हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि व्यक्ति की जो हॉबी होती है वो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है. आपने भी कुछ किया होगा. Sir, till my school time, I have certificates regarding my crafts and my drawing. But after that, I wasn't able to pursue this hobby much. That's why I hadn't participated in much competitions and all. अच्छा, ओके, ठीक है. हाँ, मेरा ये कहना था एक्चुअल की हॉबी अगर है तो डिफरेंटली आपने कुछ ना कुछ घर पे भी किया होगा. कोई बात नहीं. आप पूरे टाइम इंटरव्यू में एकदम कंफर्टेबल बन करके अपने जवाब दीजिए. आप जैसा चाहेंगी, जिस विषय में आपकी अच्छी कमांड है हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, है ना. आपके चेहरे की मुस्कुराहट पूरे इंटरव्यू में बनी रहना चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल होकर सहज होकर आप अपना साक्षात्कार दें, है ना. चलिए ठीक है. आप ये बताइए, प्राइमरी टीचर ही आप क्यों बनना चाहती है? आपने और भी किसी टीचर के लिए अप्लाई किया है क्या, या ओनली प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किया है? No, sir. यस. नो सर, मैंने सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए ही अप्लाई किया है. सर, इसका रीजन ये है कि एक तो पीजीटी में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा, और दूसरी बात ये है कि मुझे आई लव प्लेइंग विद किड्स एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन. दैट्स व्हाई आई थिंक आई वुड बी मच वेरी नाइस. बट देखिए, आप क्लास 1-2 के बच्चों को अगर मान लो आपको क्लास 1 पढ़ाने को मिली, जो बच्चे बिल्कुल पहली बार विद्यालय में आए हैं और उन्होंने आप ही को पहली बार अपनी माँ के बाद देखा है, तो उन क्लास 1 के बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर भाई क्लास 1 आपको मिल गई तो आप बताइए कुछ इस बारे में. सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे क्राफ्ट्स बनाना पसंद है, तो एक तो मैं उनको टीएलएम क्रिएट करके ज़्यादा एंगेज कर पाऊंगी इजीली, क्योंकि जब जो विजिबल रहते हैं आर्टिकल्स वगैरह जो मैं बनाऊंगी, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे बच्चे. आपने डेफिनेटली जब आप प्राइमरी टीचर के लिए इंटरव्यू दे रही है तो आपने प्राइमरी की तैयारी की होगी, सारी बुक्स पढ़ी होगी प्राइमरी की, आपने सभी किताबों का अध्ययन किया है. कौन कौन सी किताबों का अध्ययन किया है, थोड़ा बताइए इस बारे में. सर, जैसे इंग्लिश में मैरीगोल्ड है और रेनबो है फर्स्ट क्लास में, और दोनों मतलब 5th तक ये दोनों बुक्स तो चल ही रही हैं, रेनबो और मैरीगोल्ड. सर, हिंदी में रिमझिम है और इंग्लिश में मैजिक मैथ्स है, वो सॉरी मैथ्स में मैजिक मैथ्स है, और ईवीएस में चलेगा बताइए. ये अभी बहुत सारे इंटरव्यू होंगे आपके, और 1-2-3 इंटरव्यू ले लेंगे जब तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट ना हो जाए ना. यस. चलिए ठीक है. मैं ये जानना चाह रहा था कि क्लास 1 और 2 में आपने ईवीएस देखा है क्या? क्लास 1 और 2 का ईवीएस देखा है आपने? नो सर, क्लास 3rd के बाद आती है ईवीएस, 3rd से 5th तक. क्लास 1 और 2 में ईवीएस है ही नहीं क्या? ईवीएस का पीरियड ही नहीं लगता है? सर, ईवीएस एज अ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमें एज अ टीचर हमें उनको सराउंडिंग से रिलेटेड थोड़ा बताना, तो वो तो हम वैसे नहीं, ऐसा नहीं है. क्लास 1 और 2 में भी ईवीएस सब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन कोई बुक प्रेस्क्राइब नहीं है. एक्चुअली बहुत सारी प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स होती है, तो टीचर और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करते हैं. ये बात हमेशा ध्यान रखना. क्लास 1 और 2 में ईवीएस की बुक जो है नहीं चलती है, एनसीईआरटी ने पब्लिश नहीं की है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लास और 1 और 2 का ईवीएस का सिलेबस ज़रूर दिया है.
तो इसलिए वो क्लास 1 और 2 में है कि उस सिलेबस के आप पहले सुन लीजिए, चलो याद हो जाएगा, हम बता रहे हैं ना आपको, क्योंकि अभी आप कभी अपॉइंट हो गए तो आपको फिर ये सब चीज़ देखना पड़ेगी। तो क्लास 1 और 2 के जो EVS का सिलेबस है वो है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उस सिलेबस को इसलिए बुक प्रेस्क्राइब नहीं की ताकि बच्चों को पर्टिकुलर उस सिलेबस में बंद करके नहीं पढ़ना पड़े। केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 2 तक किसी भी स्टूडेंट पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहता है, इसलिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने तरह से, जितने माध्यम से स्टडी की जा सकती है, जितने तरीके से स्टडी की जा सकती है, बच्चा कर सके। शिक्षक के लिए भी बंधन नहीं है और बच्चे के लिए बंधन नहीं, लेकिन सिलेबस ज़रूर है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप की खोज, डिफरेंट टाइप से उस चीज़ को सीखना, ये बाध्यता नहीं है, इसमें पूरी स्वतंत्रता है सबसे ज़्यादा। इसलिए क्लास 1 और 2 की बुक किसी भी किसी भी पब्लिकेशन की केंद्रीय विद्यालय में प्रिस्क्राइब नहीं है, बल्कि मना है ना। चलो ठीक है। एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी में जो टीचर्स होते हैं उनको कोई भी विषय पढ़ाने को दिया जा सकता है ना, हिंदी, इंग्लिश, EVS एंड मैथ्स। तो आर यू रेडी टू टीच एनी सब्जेक्ट इन प्राइमरी क्लासेस? Yes, sir. If you were given one class for EVS, how will you prepare for teaching EVS before entering the class? Which type of strategy should be there? Tell something about it. Sir, आप EVS के लिए आप मेरे कक्षा according, में मैं आप observational- एक सेकंड में आपको हिंदी में बता दूं, अगर आपको क्लास 3, 4, 5 का EVS पढ़ाने को दिया जाता है तो आप कक्षा में प्रवेश करने से पहले आपकी तैयारियां क्या क्या होगी, कैसे आप तैयार करेंगे, क्या क्या तैयारियां होगी? सर, सबसे पहले तो मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग ये देखूंगी कि क्या मैं बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके, जैसे अगर मैं उनको ग्राउंड में ले जाके कुछ ऐसा शो कर सकती हूँ जिससे कि उनको कंसेप्ट की ज्यादा क्लियरिटी हो। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, अगर वो उससे रिलेट कर पाए तो बोलिए मैं उनको वगैरह में ले जाके शो कर सकती हूँ। जैसे कि एक EVS में एक चैप्टर है पूनम्स डे आउट, तो उसमें लीव्स, डिफरेंट टाइप्स की लीव्स के बारे में बताया हुआ है। तो वो हम प्लेग्राउंड में ले जाके वहाँ पे प्लांट्स को दिखा के और अलग अलग टाइप की लीव्स को दिखा सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना हमेशा कि ऐसे मैंने बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स का इंटरव्यू लिया है, अभी तक कम से कम मैंने जो रिकॉर्ड तो नहीं किया है, लेकिन इन 10-11 साल में 1000 प्राइमरी टीचर्स का इंटरव्यू लिया होगा, ज़्यादा ही का लिया होगा, कम का नहीं। अब उनमें से 1000 में से 800 प्राइमरी टीचर्स का जब इंटरव्यू लिया तो 800 का आंसर एक होता है कि बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए प्ले ग्राउंड में ले जाएंगे और फूल पत्तियाँ दिखाएंगे, ये पौधा है, जड़ है, पत्ती है, तना है। ये कॉमन आंसर जो है ना, हर जगह इंटरव्यू में मिलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ EVS के लिए प्ले ग्राउंड के अलावा भी तो और कुछ हो सकता है। आप थोड़ा डिफरेंट वे में तो आंसर देंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हम बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाएंगे। नंबर 1, क्लासरूम में बांध करके नहीं रखेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं गाइड भी करता जा रहा हूँ इंटरव्यू के साथ में। हमारा इंटरव्यू गाइडेंस क्लास है ना, प्रिपरेशन के लिए। तो मैं यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिए कि सर हम बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाएंगे। बाहर मतलब प्लेग्राउंड नहीं। अगर उनका EVS में कोई चैप्टर सरकारी कार्यालयों से संबंधित है तो हम आप पता करेंगे। अगर पास में कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, पोस्ट ऑफिस है, बिजली घर है, कोई और ऑफिस है, तो जो उनका कंटेंट है, जो उनका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लेस हमें घुमाना है वो प्लेस घुमाएंगे। उनमें से एक प्लेस प्लेग्राउंड भी हो सकता है। अगर उनको सड़क पर ले जाना है, यातायात के बारे में समझाना है, तो शहर के किसी अच्छे चौराहे पर ले जा सकते हैं और पूरी क्लास को ले जाएंगे ऐसा नहीं है। एक दिन कुछ बच्चों को ले जाएंगे, दूसरे दिन कुछ बच्चों को ले जा सकते हैं। नहीं तो पता चला इतनी बड़ी क्लास का इंतजाम ही नहीं होता ठीक ठाक से उसका।
लेकिन हाँ देखो, कुछ चैप्टर्स पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर पंचायत से रिलेटेड भी वहाँ पे है, एक आध चैप्टर किसी क्लास में पोस्ट ऑफिस का है, कहीं पुरातत्व संग्रहालय का है, तो इसे आपको ले जाना है। ठीक है, पर लेटर कहाँ डाले जाते हैं उससे लेटर ले, तो जहाँ पोस्ट ऑफिस का डिब्बा आसपास जहाँ भी होगा वहाँ ले जाकर बताएंगे। हाँ, फूल पौधे पेड़ वगैरह का है तो आप प्लेग्राउंड में तो केवल आपको घास मिलेगी और पेड़ मिलेंगे, लेकिन आपको फ्लावर्स दिखाना है तो भाई स्कूल के गार्डन में ले जाएंगे। ठीक है ना, गार्डन में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होंगे, उन फ्लावर्स के नाम याद करवाएंगे, उनको क्यारियाँ कैसी होती है बताएंगे। मैथमेटिक्स में से अगर बच्चों को जोड़ना है तो उन क्यारियों का आकार राउंड वाला है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम टाइप है, हम ये दिखाएंगे। तो क्लासरूम से जब भी बच्चों को बाहर ले जाना है तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कनेक्ट करके बताइए, और ऐसे बोलिए कि सर बच्चे जो है देखने के बहुत शौकीन होते हैं, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, फूल को हाथ लगा करके, पत्तियों को हाथ में ले करके किसी सार्वजनिक स्थान पर जा कर के बच्चों को जितनी खुशी मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती। इसलिए हम बच्चों को ऐसे स्थानों पर जो कंटेंट से कनेक्टेड है, यदि कंटेंट फूलों से रिलेटेड है तो स्कूल के गार्डन में ले जाएंगे, अगर कंटेंट प्लेग्राउंड से रिलेटेड है तो मैदान में ले जाएंगे, अगर कंटेंट सरकारी ऑफिसेज से रिलेटेड है तो वहाँ पर ले जाएंगे, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है तो वहाँ ले जाएंगे, और उस सब्जेक्ट्स को उस रियल लाइफ का जो एटमॉस्फियर है उससे कनेक्ट करके जॉयफुल लर्निंग इंश्योर करेंगे। है ना, बच्चे खेलने में, देखने में, भ्रमण करने के बहुत शौकीन होते हैं। बच्चे प्राइमरी के घर के अंदर और दूसरा आपका वो जो रहता है क्लासरूम के अंदर बंधे नहीं रहना चाहते, है ना, इसलिए बच्चों को हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है ना, अब आपको काफ़ी नॉलेज मिल गया। प्लेग्राउंड, फूल पत्ती एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ छोटा सा, चूँकि वीएस आप पढ़ाएंगे तो मुझे ये बताइए कि हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एनी 4 words, टेल एनी 4 word or 4 difference which can make different living and non living things। ऐसी कोई 4 बातें, 4 चीज़ें बता दीजिए जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंट करती है, सजीव और निर्जीव। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। The living things can breathe, non-living things cannot breathe. Yes, very nice one. A living thing can move on their own. No. ये नहीं होगा सर। देखो बीएससी किया है ना आपने, तो 12th में भी साइंस होगा, तो 4 शब्द ये पहले से ही सोच लो, ऐसा आ गया तो क्या फटाफट बता दे ताकि वहाँ टाइम वेस्ट ना हो। अरे बहुत सिंपल है, देखो जो लिविंग थिंग्स है अपने ही समान जीव को जन्म दे सकती है, प्रोडक्शन सेम टाइप का इनमें होता है। दूसरा, ये ब्रीथ कर सकती है, वो ब्रीथ नहीं कर सकती है। 2 तो ये आपके मेन अंतर हो गए, एक सांस ले सकती है, दूसरी सांस नहीं ले सकती है। ठीक है, और 2 बताओ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, चार 5, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे दर्शक बताएंगे। विवेक रंजन जी, यस बताइए। 4 से ज़्यादा भी अंतर होंगे। हाँ, यस बोलिए। यस सर, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। यस, देखो ग्रोथ इसमें होती है, अपने आप उसमें ग्रोथ नहीं होती है। नॉन लिविंग में कभी भी टेबल है तो वो टेबल ही रहेगी, लेकिन बच्चा है तो जवान होगा, बूढ़ा होगा, एक ग्रोथ होगी। यस, तो ग्रोथ, ब्रीथिंग एंड प्रोडक्शन, 3 तो ये हो गए। और बताइए सर, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव। नहीं, नॉन लिविंग भी मूव करती है, आजकल तो रोबोट वगैरह सब आ गए हैं, लेकिन ये बोलना है कि लिविंग थिंग जो होती है ना, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने स्वयं के कमांड से, अपने स्वयं की इच्छा से मूव करती है। नॉन लिविंग थिंग में अगर रोबोट भी है, कंप्यूटर भी है, कुछ भी हो, तो उसको मनुष्य कमांड देता है तब वो मूव करता है। ठीक है ना,
तो Yes. ये जो लिविंग और लिविंग थिंग्स का जो है, मतलब लिविंग थिंग्स अपना मस्तिष्क होता है, सोच सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकती है। नॉन लिविंग खुद की सोच नहीं होती है ना, मनुष्य उसमें प्रोग्राम भरता है तब वो अपना एक्ट करती है। तो ये चार तो बहुत इजी हो गए, और भी कोई हो Yes. सकता है, बताइए। सर सर इसके लिए सर स्कूल में जो भी वस्तुएं होंगे उससे भी बच्चे को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सकती है, जैसे कि पेड़ पौधे बच्चे को दिखा सकते हैं, हम्म। और टेबल चेयर बेंच ये सब भी दिखा सकते हैं, और हाँ बता नहीं, सकते हैं बच्चों कि से ये तो लिविंग है ये बच्चों नॉन से लिविंग। क्वेश्चन कर देखो। मेटाबॉलिक सर जो ये बायोलॉजिकल क्या हो रहा है, प्रोसेसेस लाइट कम ज़्यादा क्यों हो रही लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। है? 1 मिनट, जैसे 1 मिनट, 1 मिनट। एक्सक्रीशन, अरे दीपमाला जी बताइए, आप बोलिए। हाँ मैंने ये कह रही थी कि जितनी भी लिविंग प्रोसेसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे सांस लेना, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये तो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। नहीं, लिविंग में नेचुरल प्रोसेस होती है और नॉन लिविंग में नेचुरल नहीं होती है। एक्सक्रेशन वगैरह ये सब उनमें भी हो सकता है कि बहुत सारी मशीनें हैं जो वेस्टेड मटेरियल निकाल देती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कारण क्या है कि वो फिर इंसान के हिसाब से उसमें नेचुरल नहीं होता है, जैसी प्रोग्रामिंग हम करते हैं वैसा होता है। ठीक है ना? ओके ओके, चलिए और कुछ। ये मैं आपके ईवीएस के कुछ क्वेश्चन हो गए। मैं लैंग्वेज का बहुत सिंपल सा एक लैंग्वेज का क्वेश्चन करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में हम आ जाते हैं ना। ठीक है, चलिए। तो शिवी तोमर जी आप बताएंगे, किसी और को आता है तो वही बता सकता है बाद में। अभी शिवी तोमर जी से क्वेश्चन है कि आप नाउन की एक डेफिनेशन बता दीजिए कि टेल समथिंग, मतलब टेल मी डेफिनेशन ऑफ नाउन, है ना। डोंट टेल मी दैट नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। डेफिनेशन इन योर ओवन वर्ड, डेफिनेशन इन योर ओवन वर्ड शुड बी देयर। आप अपने शब्दों में नाउन की डेफिनेशन बताइए। Noun is basically the naming word. यस, नाइस। एनी अदर डेफिनेशन? सर बोलिए बोलिए। हाँ नाउन मतलब वो कि जो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि थिंकिंग को आप कैसे ले जा सकते हैं। लाइक कोई चीज वहां पर मौजूद है या नहीं है, आप उसका नाम लेकर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चे को जोड़ना है कि टाइगर, तो टाइगर उनके सामने नहीं हो, लेकिन वो टाइगर बोलते ही समझ ले कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। अच्छा, नाउन का ओके, यूज ठीक यहाँ है ठीक है ठीक है। देखो, हाँ यस, दीपमाला मैडम भी बता रही है, बोलिए। सर नाउन इज एनीथिंग दैट वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी। जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इवन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम टच कर सकते हैं, कोई एनिमल है, कुछ पर्सन है, उसे हम देख सकते हैं, हाँ, टच कर हाँ, सकते हैं। आप देखो, इवन कुछ चीजें हैं जिसे फील कर सकते हैं। बढ़िया तो बढ़िया। हमारी जो इमोशंस हैं उनको भी हम फील कर सकते हैं, तो वो भी नाउन है। तो ये आपने पहले से ही सोच रखा था या अभी एकदम आपके दिमाग में आया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया आपने, बताइए। अभी सर सोचा कि नाउन वो भी हो सकता है नेमिंग वर्ड्स के अलावा। अभी अभी आपने सोचा, वेरी नाइस। चलो स्नेहा बता रही है कुछ। स्नेहा अरोरा, उसके बाद अखिलेश जी। यस, स्नेहा अरोरा बोलो। गुड इवनिंग। हाँ बोलिए गुड इवनिंग सर। सर नाउन को सर हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके आसपास की जो चीजें हैं, लाइक बेंच हो गया, उनका खुद का टिफिन बॉक्स हो गया, बॉटल हो गया, जिससे बच्चे रिलेट कर पाए। उससे हम डायरेक्ट नेम नहीं बताएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि ये टेबल है, ये मैम के पास पेन है, ये बुक है। इससे हम धीरे धीरे उन्हें इंट्रो कराएंगे कि ये नेम होते हैं, और किसी भी चीज का नेम हम कह सकते हैं, किसी पर्सन का, किसी बिल्कुल थिंग बिल्कुल। का, देखो या देखो किसी ना, प्लेस का। ओके, सुनो, मैं जब जाता हूँ कभी क्लास में, मेरा मन वो हो जाता है naming प्राइमरी में, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बच्चों से, सुनो आप ध्यान से, आप सब सुन लीजिए। ये प्रश्न कॉमन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने के बावजूद इसमें लोग गलतियाँ करते हैं। इस छोटे से क्वेश्चन को समझाने का तरीका बहुत बढ़िया हो सकता है ना, कि आप बताओ नाउन की डेफिनेशन ही बच्चों को लिखवाना है, तो क्या करोगे? ये जो लाइटें हैं ना, ये बंद कर दो पहले। तो जो लाइटें एक्स्ट्रा चल रही है बंद करो इनको, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है स्क्रीन पे। चलिए ठीक है,
हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को नाउन का, ये तो हम बताएंगे कि सर नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको हम नाउन कहते हैं। अभी 1 सेकंड का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है ये। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही सबको क्या? हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया जी था। सर। यस। जी सर। हाँ हाँ जी सर। भाई ये 1 सेकंड हमारी, अरे सपन, हाँ ठीक है। अरे ये बंद हो गया है, मत डिस्टर्ब करो बार बार। लाइट आ रही जा रही, तो इनका जो स्विच है उसको ऑफ करने में परेशानी हो रही है तुमको। ये बंद करो फटाफट, हमें जो जिससे उससे काम चल जाएगा हमारा। बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा यार। अच्छा ठीक है, हाँ ये ओके। मैं ये बता रहा था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप हमेशा ध्यान रखिए इसमें। मैंने कई बार प्रयोग किया है, नाउन बहुत बार पढ़ाई है बच्चों को, है ना। आप देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव का नाम संज्ञा है ना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन, प्लेस, फीलिंग, क्वालिटी, थिंग्स। इन किसी का भी जो नाम है वो संज्ञा है। तो नंबर 1 नाउन इज नेमिंग वर्ड। नंबर 2 एनी नेम इज नाउन, एवरी नेम इज नाउन, नेम इज नाउन। ठीक है ना, ये हो गया। एनी ऑब्जेक्ट विच कैन वी टच, फील एंड सी, इट कॉल्ड नाउन। ये हो गया। अब आप बच्चों से जब बोले, वो बोल ही रहे हैं कि कैसे पढ़ाओगे, तो सर डेफिनेशन तो बहुत सारी आ जाएगी, मैं पैदा कर दूंगा डेफिनेशन क्लासरूम के अंदर, लेकिन मैं बच्चों को बताऊंगा बेटा ये मेरे हाथ में क्या है ना, इसको क्या कहते हैं। बच्चा बोलेगा कागज़ है। मेरे हाथ में ये क्या है, वो बोलेगा पेन है। बेटा ये क्या है, वो बोलेगा हेयर है। ये क्या है, वो बोलेगा शर्ट है ना। तो मैं कौन हूँ, तो इंसान हूँ। वो बोलेगा सर है, बोले सर तो है लेकिन और क्या है सर, तो बोलेंगे इंसान है। बच्चा बोले तुम कौन हो, तो बोलेगा मैं राम हूँ, रोहन हूँ। चलो राम हो, रोहन हो, ठीक है, लेकिन इसके अलावा तुमको क्या कहा जा सकता है, तो लड़का कहा जा सकता है। ठीक है ना। फिर उसको खिड़की है, बोर्ड है, ये देखिए खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चा बोलेगा पेड़ है, प्लेग्राउंड है। अरे और क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सोचो, तो उसको आसमान भी दिखाई देगा, सूरज भी दिखाई देगा। ठीक है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा। अच्छा बोलो अभी देखो क्या, ये अभी अगर हम ये पंखा चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, तो बोलेगा हवा मिल रही है। अगर पंखा बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगेगी। आ गए फीलिंग्स पे भी आप, है ना, गर्मी लगेगी। अच्छा आप अपने सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस मम्मी है या पापा है दुनिया में, तो मम्मी या पापा में से किसी का बताएंगे क्यों है, तो वो बोलेंगे वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा ये प्यार क्या होता है, तो इस तरह से हम बताएंगे देखो बेटा अभी जो आपने देखा प्यार, तुमने देखा है नहीं देखा। अभी तुमने बोला था हवा पंखे की, देखी है नहीं देखी। तो प्रेम को, हवा को, गुस्से को, क्रोध को, घृणा को, जलन को हम नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते। तो जिन्हें महसूस कर सकते वो सब बेटा नाउन है। ठीक है ना। और जिनको ये अभी जो आपने नाम लिया टेबल कुर्सी, ये भी नाउन है। ये एक किताब है तो ये नाउन है, और इसका नाम अगर हिंदी है तो नाउन है। हर नाउन का एक पर्टिकुलर नाम होता है जो उसकी अपनी असली पहचान होती है, उसको हम पर्सनल नाउन के नाम से जानते हैं। और हर नाउन का एक कॉमन थिंग होती है जिसको पूरे उसके समूह के नाम से जाना जाता है, तो वो एक कॉमन नाउन हो जाती है। जैसे स्नेहा है तो स्नेहा पर्सनल नाउन है, लेकिन ये लड़की है तो ये इसमें बहुत सारी लड़कियां आ सकती है, तो एक कॉमन नाउन है। ऐसे लड़कों का परिचय देंगे, ठीक है ना। फिर उनको बताएंगे ये बेटा ग्रुप ये आप सबसे मिलकर के ये क्या बन गई, तो एक क्लास बन गई। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 5th में पढ़ते हैं, तो 5th ए क्या है, क्लास है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। स्कूल बहुत सारे क्लासेस से मिलके बनता है, तो ये है।
तो इस तरह से उसको फिर स्थान में गांव शहर अपने गांव का नाम, मतलब उन बच्चों को एक एक उन चीज़ का परिचय करवाएंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद बच्चों को बताएंगे बेटा ये जो भी नाम है ये सब नाउन है। अब आप अपने मन से परिभाषा लिख सकते हैं, तो कोई भी बच्चा 1 लाइन 2 लाइन की परिभाषा लिखेगा और इंटरव्यू में बताइए कि सर हम इस तरह से जो भी पढ़ाएंगे इस क्वालिटी के साथ पढ़ाएंगे जो बाकी सब संस्थाओं से केवीएस को डिफरेंट करेगा। ठीक है ना, उधर उधर बैठो बीच बीच में तब। तो ये चीज़ें ओके समझ में आया। तो इस तरह से नाउन की परिभाषा, मेरा कहने का मतलब कि उनको आप ऐसा विश्वास दिलाइए कि मैं इस प्रकार से अपने टॉपिक को अपने सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा जो अपने आप में डिफरेंट होगा। नहीं तो अगर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ये डेफिनेशन अगर आपने बताई तो आपको कोई इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। भाई झोपड़ी में 500 रुपये महीने में पढ़ाने वाला टीचर भी यही डेफिनेशन अगर बताएगा, 2 लाख रुपए साल की फीस लेकर के कॉन्वेंट स्कूल का भी यही बताएगा, केवीएस का भी बताएगा, फिर मतलब क्या हुआ? फिर टीचर का डिफरेंस क्या हुआ? है ना। आप हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरव्यू या कुछ भी हो, अपना परफॉर्मेंस अपना प्रेजेंटेशन जब आपको देना है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा डिफरेंट करिए जिससे इंटरव्यू लेने वाले को लगे कि यार ये तो बड़ा कलाकार आदमी है, इसमें तो इसकी जो सोच है बड़ी, ये मतलब थिंकिंग वाला व्यक्ति है, तो रीजनिंग और थिंकिंग स्किल इसमें ज़बरदस्त है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए और ये तो बच्चों को जोड़ के रखने वाली बात कर रहा है। यस सर, जैसे हम बच्चे जैसे गेम्स जो खेलते हैं हम उनके थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या नाउन को? हाँ सभी को, अरे सब जो आप जितना आपके दिमाग में आए ना आप उन सब से बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। चलो ये मैंने एक एग्जांपल लिया लैंग्वेज का कि आप ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर मान लो इंटरव्यू में उन्होंने पूछ लिया आप बच्चों को कविता कैसे पढ़ाएंगे, है ना, हाउ यू विल टीच ए पोएम, है ना, दैट स्टूडेंट्स विल इंजॉय विथ यू, है ना, हाउ यू विल एंश्योर जॉयफुल लर्निंग थ्रू द पोएम। आप एक कविता को कैसे बताएंगे, बताइए। सर मैंने पोएम भी प्रिपेयर की हुई है, मैं वो डेमो दे दूं अगर अभी आप? हाँ बिल्कुल दीजिए, मज़ा आएगा और आप एंजॉय करके दीजिए, ठीक है। वाह, आपने तो बोर्ड भी क्लास भी लगा ली, बढ़िया, वेरी नाइस बहुत अच्छा है। देखो प्रिपरेशन रियल वे में हो रही है, मतलब सबकी। सबने बोर्ड खरीद लिया होगा ना, आप 2x4 का बोर्ड तो खरीद ही लीजिए एक। ये रहा। सर एक सेकंड बस। हाँ हाँ हेलो स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। how are you? Oh, you are good. I'm also good. Can you tell me when you wake up in the morning, what is the first thing you say to your parents? In the morning. Okay. You wish namaste. Very good, very nice. और आप क्या बोलते हो? अच्छा, आप सत श्री अकाल कहते हो। ओह, और आप क्या कहते हो? अच्छा, आप राधे राधे कहते हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। रिया, आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो। ओके, व्हाट इज द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? 5 मार्च। या आपका जो मोबाइल है ना, अब इसको थोड़ा सा अपोजिट सिचुएशन में कर लीजिए तो वो थोड़ा ठीक लगेगा। मोबाइल अगर टेढ़ा है तो खड़ा कर लो, खड़ा है तो टेढ़ा कर लो। कहाँ चले गए हो भाई? मैडम दिखाई दे रही क्या आप लोगों को? जी नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिखाई दे रही सर। क्वेश्चन चलो कोई बात नहीं। आज हमने एक प्राइमरी टीचर का एक इंटरव्यू लेके देखा, मैडम जब आएगी तब फिर बात करेंगे।
और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी टाइम ले लिया, 20-25 मिनट इसमें ले लिए हैं। पहले 10 मिनट हमारी चर्चा में गए थे, उसके बाद 20 मिनट्स ले, तो देखो बहुत देर तक नहीं, मैंने बताया ना आपको कि एक आध क्वेश्चन ईवीएस का, एक आध मैथमेटिक्स का और कुछ प्रैक्टिकल बातें, और आपकी हॉबी वगैरह अगर है तो हॉबी वही बताओ जिसमें आप थोड़ा सा अच्छे से बता पाए। अगर आप लिखते हो कि पोइम राइटिंग मेरी हॉबी है, तो एक आध पोइम बना के याद करके ले जाओ, ठीक है ना। आपको लगता है कि मेरी क्राफ्ट में रुचि है, तो आप क्राफ्ट में क्या क्या ऐसा किया जिससे आपने पैसे बचाए हैं या कुछ अच्छा किया है तो बताओ। उनको बोलो कि पानी की जितनी भी बॉटलें अच्छी मिलती है, मैं उसका पेन बॉक्स बना लेती हूँ, उसके आसपास कवर लगा करके। और ऐसे 1000 टाइप की चीज़ें नेट पर डली हुई है कि आप बेस्ट फ्रॉम वेस्ट कैसे बनाएं। तो जो भी आप अपनी हॉबी बताएं उसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपका प्लेइंग आपकी हॉबी है तो 2-4 खेल के इंडोर आउटडोर गेम के नाम मालूम होना चाहिए, डिटेल मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनको बता पाएँ। तो ये हमारा था हिंदी का प्राइमरी टीचर का एक इंटरव्यू। इससे पहले हमने इंटरव्यू लिया था सब्जेक्ट साइंस का और टीजीटी साइंस का, संस्कृत का भी थोड़ा बहुत हुआ था, है ना। अब आप हिंदी का ले लीजिए सर। काय का? महोदय संस्कृत का। अच्छा, संस्कृत का महोदय। चलो संस्कृत और हिंदी दोनों का ले लेते हैं, 5-5 मिनट थोड़ा थोड़ा एक झलक दे देते हैं। बताइए, संस्कृत में कौन तैयार है और हिंदी में कौन तैयार है? हिंदी में अखिलेश गुप्ता। नित्य राठौर। हिंदी में सर मैं भी तैयार हूँ। हिंदी मैं भी तैयार हूँ सर, संस्कृत। संस्कृत टीजीटी। तो जो भी हिंदी में तैयार है उनको पहले हम हिंदी में शॉर्ट में ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद फिर संस्कृत में भी ले लेंगे। ओके, चलिए ठीक, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जेके स्वामी जी आप आ रहे हैं? जी सर। यस, और कौन आ रहा है हिंदी में? एक और अखिलेश कुमार सर। चलो इन दोनों से लेते हैं। और भी कोई हो तो वो भी जवाब बाद में दे सकता है, इन दोनों को नहीं आएगा और तीसरा जवाब देगा। आप टीजीटी हिंदी के लिए हैं स्वामी जी? टीजीटी हिंदी। अच्छा, आप टीजीटी आप पीजीटी, चलो ठीक है, देखते हैं पीजीटी और टीजीटी दोनों से उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत बढ़िया बात है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा जेके स्वामी जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार स्वामी है। हाँ मैं राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला हूँ। हाँ यदि मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं तो प्रारंभिक शिक्षा मैंने मेरे गांव के ही गवर्नमेंट विद्यालय से मैंने पूरी की है। और यदि उच्च शिक्षा की बात करूं तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत मैंने जो स्नातक की शिक्षा है वो राजस्थान विश्वविद्यालय से, और स्नातकोत्तर की शिक्षा है वो भी मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरी की। इसके बाद मैंने बीएड है वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है। और जो मेरी हॉबी है उसकी यदि बात करूं तो स्कूल लेवल तक मैंने सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसके बाद अंतर महाविद्यालय जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और मैं पिछले लगभग 8-10 साल से राजस्थान के ही निजी विद्यालयों में पीजीटी हिंदी पद के ऊपर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपका काफ़ी अच्छा अनुभव है, परिचय भी आपने बढ़िया से दिया है। हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बच्चों को आप डेफिनेटली पढ़ाते होंगे तो आपका समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। हमें ये बताइए कि बच्चों को अगर आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसके बारे में आप बच्चों को कैसे बताएंगे? भाषा की छोटी इकाई सब ध्वनि होती है। और जब बच्चों को मैं अलग अलग रूप से उनसे बात करूंगा और बात करके बच्चे अलग अलग प्रकार से जो बोलेंगे तो उसी के रूप में उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आप बोल रहे हैं, आपके मुंह से जो भी अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं, आवाज निकल रहे हैं, वो ही एक प्रकार की ध्वनि मानी जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मुझे ये बताइए, ध्वनि होती है, आपने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। ध्वनि का अक्षरों से वर्ण से क्या संबंध है? ध्वनि का सर लिखित रूप है, वही वर्ण और अक्षर कहलाता है। जब इसको लिखित रूप में लेते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है? किसी भी भाषा को जब लिखते हैं उसकी ध्वनियों को आप लिख देते हैं तो उस लिखने को क्या कहा जाता है और उसका संबंध फिर किससे होता है?
उसका संबंध सर लिपि से होता है। वेरी नाइस। भाषा को जब हम इसीलिए कहते हैं कि इस भाषा को लिपिबद्ध कर दिया, ठीक है ना, तो लिपि से होता है। आप बताइए हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये देवनागरी भारत की और कितनी भाषाओं की लिपि है? देवनागरी लिपि सर संस्कृत भाषा में चलती है, हिंदी में चलती है और हिंदी में चलती है, नेपाली, कोंकणी, इनमें भी चलती है सर। और एक हमारे किसी पूरे प्रदेश की भाषा है उसकी भी लिपि देवनागरी है, बताइए। भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, प्रांत है, उसकी जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी है। उसका नाम, चलिए अखिलेश जी बताएंगे। अखिलेश जी बताइए। मराठी है सर। यस, वेरी नाइस। अखिलेश जी अब आपसे आपके लेवल के थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हालांकि चूंकि आपको जो पीजीटी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पीजीटी में जनरली आपको अल्फ़ाबेट तो पढ़ाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि बच्चे वर्तनी की गलतियां करते हैं, बच्चों को ठीक से अल्फ़ाबेट भी नहीं आता है 11-12 में। अखिलेश जी बताइए, आप ऐसा मानते हैं आप? क्या सर? हाँ, अरे अच्छा, अभी जिनका अखिलेश जी को छोड़ के बाकी लोग माइक को अपना म्यूट कर ले। अखिलेश जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ सर, अभी आ रही है सर। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्लास 12th के बच्चे भाषा में क्या वर्तनी में गलतियाँ कर सकते हैं? क्या उनका अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? आपका क्या अनुभव है? नहीं सर, गलतियां तो होती हैं और क्षेत्र के आधार पर गलतियां केवल बच्चों से नहीं शिक्षकों से भी होती हैं। जैसे अगर हम बिहार में चले जाते हैं तो जो शिक्षक है वो भी चिड़िया को चिड़िया बोलते हैं, जो कि सुधारने के बाद भी उनकी मातृभाषा होने के कारण, उनके क्षेत्रीय भाषा होने के कारण सुधरता नहीं है। तो ऐसे कुछ त्रुटियां तो स्वाभाविक हैं सर। नहीं, लेकिन तो और भी होंगे और शिक्षकों में भी होती है, लेकिन शिक्षकों में नहीं होनी चाहिए। उन्हें मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, मुझे लगता है, चाहे सीख करके ही करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश ये हिंदी भाषा के साहित्यकारों के गढ़ है, और इन दोनों प्रदेशों में जो साहित्यकार हुए हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं। इसलिए ऐसे प्रदेश में जहाँ ऐसे कई उदाहरण भाषा के उच्च स्तर के हैं, वहाँ अगर क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव की गलतियों को हम स्वीकार करेंगे तो ये एक पीजीटी के लिए डेफिनेटली वास्तव में सही नहीं होगा। तो आप इस प्रकार की त्रुटियों को सुधार करने के लिए कि बच्चों में वर्तनी की गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो, आपके क्या प्रयास होंगे? सर, पहला नंबर तो ये है कि हम 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का सिलेबस जिस हिसाब का है हम तो सिलेबस पे ध्यान देंगे। उसके बाद किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष दिन, जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि ज्यादा समस्या है तो किसी विशेष दिन महीने में या हफ्ते में एक दिन रखेंगे जो कि केवल वर्तनी से संबंधित क्लास रहेगा, या तो फिर ऐसा है कि कुछ बच्चे ही उससे हैं तो उनके लिए कुछ रिमेडियल क्लास लेकर के भी हम उनको सुधार कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। सारे टीचर यही जवाब देते ज़्यादातर कि हम सिलेबस पे सबसे पहले ध्यान देंगे। सिलेबस देखो, आपको बताओ, ये सबसे गलत उत्तर है ना। अब वहाँ वो बैठने वाला वो क्या सोचेगा, क्योंकि सिलेबस एक कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। अगर आपका बच्चों के साथ लगाव और जुड़ाव हो गया, बच्चे आपसे कनेक्टेड हो गए और उनका कॉन्सेप्ट आपने भाषा का क्लियर कर दिया, भाषा का इम्पोर्टेंस का, तो जो आपका 12 महीने का सिलेबस है वो 3 महीने में भी हो सकता है, 4 महीने में भी हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि बच्चे को जब भाषा के प्रति उसकी रुचि, मान लीजिए उसको ठीक से अल्फ़ाबेट नहीं आता है, उसको ठीक से वो समझ नहीं पा रहा है, इसकी वजह से उसकी रुचि नहीं है, तो सबसे पहले ये अभिरुचि पैदा करना शिक्षक का काम है। आपका उत्तर ये भी हो सकता है कि मैं सबसे पहले दिन 10 मिनट, 30 मिनट्स नहीं, पूरे पीरियड नहीं, सबसे पहले 10 मिनट 15 मिनट में बच्चों का अल्फ़ाबेट सबसे लिखवा कर देखूँगा और देखूँगा कि किसकी अल्फ़ाबेट की कॉन्सेप्ट किसका क्लियर नहीं है। फिर बाद में मैं कभी एक दिन इनकी जो भी भाषा से संबंधित
स्पेशली वर्णमाला से संबंधित जो त्रुटि है तो मैं इनका वर्णमाला और मात्रा ज्ञान क्लियर कर दूंगा, ताकि वो पहले ही पाठ का होमवर्क क्लास वर्क जब मैं दूं तो वो वर्तनी की गलतियां ना करे। कम से कम स्वर और व्यंजन का ज्ञान उनका ठीक हो। गलतियां बच्चे इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण ही ठीक से नहीं आता, तो जैसा वे उच्चारण करते हैं वैसी ही मात्रा लगा देते हैं। गलत उच्चारण होगा तो शब्द भी गलत लिखेंगे, मात्राएं भी गलत लिखेंगे। इसलिए भाषा शिक्षक का पहला दायित्व ये होता है कि वो सबसे पहले बच्चों के उच्चारण में सुधार करने के लिए पाठ को पढ़ाने से पहले एक बार जांच ले कि बच्चे वर्णमाला को ठीक से जानते हैं कि नहीं। ये सत्र के दौरान नहीं चलेगा, इस सत्र का जब स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, तभी हम ऐसा कर लेंगे। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जितनी बेहतर तैयारी होगी वो बेहतर तैयारी करके आएंगे, तो जो शिक्षक बहुत बेहतर तैयारी करके आता है वो 40 मिनट में 80 मिनट का और 120 मिनट के पाठ्यक्रम को भी बेहतर तरीके से समझा सकता है। अन्यथा आप 4 दिन के सिलेबस को 14 दिन में भी नहीं समझा सकते, बच्चे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो ये आपकी पढ़ाने की शैली पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चों का पहले वर्तनी सुधार के लिए। चलिए अब हम आते हैं, आप ये बताइए हिंदी वर्णमाला में एक्चुअल में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं? सर स्वर की संख्या 11 होती है। बिल्कुल। और जब हम वैसे छोटी कक्षा में होते हैं तो हमें 13 पढ़ाया जाता है, जो अन अह को मिला दिया जाता है, जो कि वो स्वर नहीं होता है, अयोगवा होता है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। हाँ। जिसमें मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। उसके बाद 4 संयुक्ताक्षर होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, बढ़िया बताया आपने। और भी कुछ होता है? स्वर और देखो आपने बताया, सुनिए, आपने बताया 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 44 हो गए, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, वो 48 हो गए, और 2 द्विगुण होते हैं, 50 हो गए। हमें लगता है कि और भी है 2-3 शब्द, 2-3 वर्ण। ये सिंपल सा याद करने का तरीका है, जितने इंग्लिश में होते हैं उसके डबल हिंदी में होते हैं। इंग्लिश में 26 होते हैं और हिंदी में 52 होते हैं। बाद में और एक आध लेटर का वो चलता रहता है, लेकिन 52 मान्यता प्राप्त है ना। तो आपके जो 11 स्वर होते हैं उसमें अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ ये होते हैं। अम अह का नाम कभी लेना भी नहीं है भूल के। तो अम और अह जो है ये एक विसर्ग और एक अनुस्वार है, इनको भी वर्ण माना गया है। ये 2 वर्ण तो यही हो गए, ठीक है ना। तो ये 50 हो गए। और एक 2 वर्ण और होते हैं जिनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। एक ड होता है और एक ढ होता है, जो ड और ढ के नीचे बिंदी लगाने से बनते हैं, ठीक है ना। और जो चंद्र बिंदु हो, ये एक्चुअल में इसको भी कभी अनुस्वार के रूप में और एक्चुअल में ये कभी स्वर के रूप में होता है। एक्चुअल में इसका जो उच्चारण होता है वो सीधा कंठ और नाक के प्रयोग से होता है। इसके बारे में मैंने एक विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको भेजूंगा। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि ये बहुत सारे ये यूट्यूब वीडियो पे जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि सर आपसे बात कैसे करें, आपसे जुड़ें कैसे, तो ये इन लोगों को मैं बता देता हूँ। आप जो लोग भी यूट्यूब लाइव पे मुझे देख रहे हैं, वो गूगल मीट वाली लिंक भी हम शेयर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को मेरे नंबर बता देता हूँ, वो लिख लीजिए, और इस पर जो भी देख रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको हम ग्रुप से जोड़ देंगे। और मेरा जो नंबर है वो है 9993042324 9993042324। NK सोनी, प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय पानागढ़, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वर्धमान, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट का मैं बता रहा हूँ ना, ये TGT, PGT, प्राइमरी टीचर सबके लिए कंपलसरी है। प्राइमरी टीचर को तो आना ही चाहिए, और TGT, PGT और TGT हिंदी संस्कृत और PGT हिंदी, इनको ये आना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इतने लेटर होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, 4 जो आपने बताया कि वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र।
ये यस, 4 होते हैं सर। चलिए क्षत्र ज्ञ और श्र, ये ज्ञ जो आप बोल रहे हो ये कौन से 2 अक्षरों से वर्णों से मिलकर बना है? आधा ज और य। यस, ये आधा ज और य से मिलकर बना है, फिर आप ज्ञ क्यों बोल रहे हैं? इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? वो सर उच्चारण में वही आता है वैसे वास्तव में ज्ञ होता है, बट ज्ञ उच्चारण में आता है सर। हाँ हाँ, ये हमें लेकिन हिंदी शिक्षक का दायित्व है बच्चों को बताए कि जो हम ज्ञान कहते हैं वो आधा ग और यान का उच्चारण करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये उच्चारण ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब ही होता है जानना। जैसे विद्या है ना, विद धातु से बनी है, संस्कृत वाले बताएंगे, तो उसका मतलब ही होता है जानना। ठीक है ना, जानना है, इसलिए आधा ज और यहाँ से बना है, तो ये ज्ञान है। ठीक है ना, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज्ञान होता है। बाबा रामदेव जब बोलते हैं या उनके यहाँ जो संस्कृत के टीचर है वो बोलते हैं, तो इसको एकदम ज्ञान करके ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो बहुत सारे संस्कृत के विद्वान होते हैं इसका बहुत सही उच्चारण करते हैं, और जो वेद पाठी होते हैं जहाँ वेदों की शिक्षा दी जाती है वो भी बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। तो ये बताना है, तब तक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा बेटा कि ये उपयोग करते करते, जैसे घर में आप कमला को कम्मो, निर्मला को निम्मो बोल देते हैं, ठीक है ना, और जिसका नाम चंद्रा हो उसको चंदा बोल देते हैं, पूर्णिमा को पूनम बोल देते हैं। ऐसे ही लोग ज्ञान को ज्ञान बोलने लग गए और ये चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन सही उच्चारण ये बताना हमारी ड्यूटी है। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो चूँकि आप बच्चों को गद्य भी पढ़ाएंगे पद्य भी पढ़ाएंगे, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। मुझे 1 या 2 लाइन में क्लियर कर दीजिए कि गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है, एक्चुअल में मूल अंतर क्या होता है, जिससे पूरा स्पष्ट हो जाए गद्य और पद्य का अंतर। सर जो पद्य होता है वो भाव प्रधान होता है, और जो गद्य होता है घटना प्रधान होता है। अच्छा, पद्य में घटना नहीं होती है? नहीं, वो भाव प्रधान होता है। क्योंकि उसमें महाकाव्य लिखे गए, रामायण महाभारत तो घटना प्रधान है। ठीक है ना, भाव प्रधान तो आपका मान लिया मैंने। चलो बढ़िया बात है, और बताइए और कोई मुख्य अंतर? घटना और पद्य में लयात्मकता होती है, लय में गाया जा सकता है, और गद्य में लयात्मकता नहीं होती है। अच्छा ठीक है, हाँ ये एक माइनर अंतर है, मुख्य अंतर नहीं है। और बताइए। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि पद्य लिखे। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। पद्य वो एक छंदबद्ध रचना होती है, और गद्य में कोई छंद का जो निर्वाह नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसमें अनुच्छेद होते हैं और ये छंदबद्ध होता है। लेकिन मुक्त छंद में भी तो होता है, छंद मुक्त नहीं होता है क्या? हाँ, मुक्त छंद में भी पद्य हो सकता है। चलिए ठीक है, ओके। और कोई दर्शक भी इसमें मुख्य अंतर बताना चाहते हैं, हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स तो बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बताता हूँ, आप ही बताओ मुझे, गद्य लिखना ज़्यादा आसान होता है या पद्य लिखना? सर पद्य लिखना, कविता लिखना ज्यादा आसान होता है, गद्य लिखना कठिन होता है सर। गद्य लिखना कठिन होता है और पद्य लिखना आसान होता है। स्वामी जी आप क्या कहेंगे? जेके स्वामी सर। जी सर, पद्य लिखना ही आसान होता है, गद्य कठिन होता है मेरे हिसाब से भी। ऐसा क्यों? अच्छा अभी हम शिवी तोमर से पूछे, आप क्या बताएंगे? आप गद्य ज्यादा आसानी से लिख पाओगे या पद्य? पद्य सर, मेरी लगभग 30-40 कविताएं हैं सर, मैंने लिखी हुई हैं। मतलब हर कोई कवि हो सकता है? हाँ सर, मैंने अभी तक गद्य में केवल 1 रचना किया है, और समीक्षा होगी, और गद्य में मैंने 30-40 नित्या राठौर मैडम, आप पीजीटी संस्कृत की है ना? जी सर। हाँ आप बताइए, गद्य लिखना ज्यादा आसान है या पद्य? महोदय मेरे हिसाब से तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। उसको अगर गद्य में ज्यादा रुचि है तो वो गद्य अच्छी तरह से लिखेगा। चलिए अब मैं आगे इस बात को है। स्पष्ट कर रहा हूँ। देखो ये इंटरव्यू में इतनी लंबा प्रश्न नहीं चलता क्योंकि वो व्याख्यान नहीं देना होता है, पर बहुत शॉर्ट में बताना होता है, क्योंकि आपके मुख से ही आंसर आ जाए। ये सुनैना अरोरा मैडम कुछ बोलना चाह रही है?
हाँ जी सर, मैं कह रही थी कि गद्य और पद्य एक दोनों तरीके की विधाएं हैं। गद्य में हम अपनी आत्मकथा भी लिख सकते हैं बिल्कुल। पद्य में, और पद्य ये होता है कि पद्य में हम कविता है, कोई भी गीत है। नहीं, मुझे ये अगर हम बताइए, प्रस्तुत- गद्य लिखना ज़्यादा आसान है या पद्य लिखना आसान है? सर दोनों ही अपनी अपनी जगह है, दोनों विधाएं हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ नहीं पसंद नहीं, होता है। हसन पसंद वाली बात। आप मुझे ये बताओ कि इस संसार में, दुनिया में, स्पेशली हिंदी के मामले में, गद्य पहले आया या पद्य पहले आया? हिंदी में तो महोदय मेरे हिसाब से गद्य पहले आया, और संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में पद्य ही आया था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो थे वो अखिलेश जी रुकिए भैया। देखो हिंदी में महर्षि भी, वाल्मीकि का जो वो श्लोक है एक, जो उन्होंने क्रौंच हाँ। पक्षी को मारते मां हुए देखा था निषाद और बोले थे, प्रतिष्ठाम त्वमगा शाश्वती समा, जी जी, त्वं गम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनावधि एकम काम मोहितम। वधि काम मोहितम। चलो अच्छी बात है। तो ऐसे ही हिंदी में भी, संसार में सभी भाषाओं में पद्य का आविष्कार, पद्य की रचना पहले हुई है। इसका कारण मैं अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि दिमाग का उपयोग, ध्यान से सुनना आप, दिमाग का उपयोग गद्य में अधिक होता है या पद्य में? सुने ना जी। पद्य में सर। अच्छा, जेके स्वामी सर, मस्तिष्क का उपयोग गद्य में ज़्यादा होता है या पद्य में? गद्य में ज्यादा होता है सर। गद्य में ज़्यादा होता है। गद्य चलो, में दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है। महोदय, पद्य में होता है। पद्य में ज़्यादा पद्य होता में है। होता है। क्या जी, बात जी, है, पद्य में होता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब मज़ा आएगा। अच्छा ये बताओ, सर वो राइम्स ढूंढने होते हैं। अच्छा अब ये बताओ, सुनो आप, सोच करके, विचार करके, चिंतन करके गद्य को लिखना पड़ता है या पद्य को? ज़्यादा विचार, ज़्यादा चिंतन गद्य लिखने के लिए करना पड़ता है या पद्य के लिए? गद्य लिखते हैं। गद्य के लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। ये बताओ, दिल की बात आसानी से कहना पद्य में आसान होता है या गद्य में? पद्य में। गद्य में। ये सब गड़बड़ हो रहा है ना? आप ये बताइए, हमारे दिल की भावनाएं गीतों में और कविताओं में ज़्यादा प्रकट की जाती है या गद्य में प्रकट की जाती है? गीतों में की जाती गीतों है। और कविताओं में। अरे आप इतनी कविताओं फिल्में में। देखते हैं, इतनी पिक्चर देखते हैं, इतने सीरियल देखते हैं, जहाँ दिल की बात आई कि गाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? जी। तो ये बात है कि हार्ट, जब दिल की बात डायरेक्ट दिल से कहना हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई दुराव छुपाव नहीं, तो आदमी सीधा पद्य में आ जाता है, ठीक है ना? तो मैं एक कविता सुनाऊं सर अपनी। हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई। चलिए अखिलेश जी, हाँ कविता है सर, दिल की बात आई है तो मैंने इसलिए बोलिए बोलिए। गाना किया। जिंदगी में गर मुझे वो मिल गए होते, जिंदगी में गर मुझे वो मिल गए होते, बाग में कलियां अगर फिर खिल गए होते, आंख कर नैनों में बस प्यार से एक बार, दिल से दिल की बात दिल में लिख गए होते, है था जमाने का तो मुझसे कह गए होते, ये जज्बात दिल में जम के यूं ही रह गए होते, लगने देता दाग उनके स्वच्छ दामन पर, भले खुद के अपने गम में हम मर गए होते, भले खुद के अपने गम में हम मर गए होते, मोहब्बत न मिला तो क्या उन्हें नफरत नहीं करते, मोहब्बत न मिला तो क्या उन्हें नफरत नहीं करते, दोस्ती में बदल देते प्यार कम नहीं करते, मगर उनको कहाँ फुर्सत मेरे जज्बात सुनने की, मगर उनको कहाँ फुर्सत मेरे जज्बात सुनने की, अगर कुछ बोलता तो वो मुझे पागल समझ लेते, रंगीन थी दुनिया उनके सपने सुहाने थे, रंगीन थी दुनिया उनके सपने सुहाने थे, मेरे जैसे तो उनके रूप के लाखों दीवाने थे, मगर अफसोस अब तक उनका कोई हो नहीं पाया, जिसे चाहा उन्होंने उसके अपने ही बहाने थे, जिसे चाहा उन्होंने उसके अपने ही बहाने थे, मुझे है उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है, पता दोनों को है लेकिन किसे कहने की फुर्सत है, चुका हूँ इस कदर की अब चुका तो टूट जाऊंगा,
चुका हूँ इस कदर की, अब चुका तो टूट न जाऊंगा, वो न झुके इस बार तो रिश्ता टूटने की नौबत है, वो न झुके इस बार तो रिश्ता टूटने की नौबत है। धन्यवाद सर। बहुत भाई, बहुत आपकी जो है दिल से जुड़ी हुई और दिल की तड़प भरी कविता है ना, कि इतना रूप श्रृंगार सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार हो गया, टाइम बहुत वेस्ट हो गया। इसलिए आपकी जगह मैं होता तो ये बोलता कि रूप का श्रृंगार तेरा क्यों नहीं मुझको निभाता, और चाह कर भी प्यार मुझको क्यों नहीं तुझ पे है आता। ठीक ज़्यादा टाइम नहीं है अपना, कैरियर एम सब कुछ भी देखना है, नहीं तो पता चला आदमी बाबा इधर ही घूमता रहा और बहुत कुछ हाथ से निकल गया लाइफ का। चलो बढ़िया बात है ना। तो यही इसीलिए तो किसी ने वो लिखा था कि प्यार, वो क्या बोलते हैं उसको, कि ये कुछ अच्छा है कि दुनिया में बहुत और भी कुछ है, कि प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी ये कुछ है ना, बहुत काम है। तो चलिए, अच्छा आप ऐसी कुछ अच्छी बढ़िया कविता, ज़्यादा प्यार भरी मत सुनाना, थोड़ा ज्ञान वाली और कुछ इफेक्ट वाली सुना देना उनको, तो ठीक रहेगा। ज्ञान वाली भी है, हाँ प्रेरणा वाली है। हाँ सुनो ना, ज्ञान और प्रेरणा वाली सुनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं मान लो आपका इंटरव्यू लेने कोई सुंदर महिला बैठी हो उस टीम में, कभी एक महिला दो महिला होती है, और उसी की तरह उन्हीं की तरह देख करके आपने ये कविता सुना दी और उनको कहीं और कुछ महसूस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अच्छा मैं ऑफिसर पे सुना सकते हैं, मैंने एक लिखा हुआ है। हाँ, आप सुनाइएगा। मैं एक लाइन बोल दूं आपको, देखो, जब गद्य और पद्य का अंतर पूछा जाए तो हम जानते हैं कि जब कोई कहानी लिखता है, जब संस्मरण लिखता है, जब कोई गद्य लिखता है तो मस्तिष्क से सोचता है, चिंतन करता है, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ठीक है ना। इसलिए जो गद्य है वो चिंतन प्रधान, मस्तिष्क प्रधान रचना है। गद्य मस्तिष्क की भाषा है और पद्य हृदय की भाषा है, क्योंकि हृदय में भाव होते हैं और भावनाओं की प्रधानता कविता में होती है। जब सर ने कविता सुनाई तो दिल ही दिल था, भाव ही भाव थे, दिमाग का उपयोग बहुत कम था, है ना। ये जितने भी कविता वाले होते हैं ना, पागल दीवाने, इसीलिए इनको कहते हैं, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि ये दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, तो इसलिए। और दिल की बात कहना बड़ा आसान होता है, सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता, जो मन में आया बोल दिया। ये हो सकता है कि कभी लेट बोला, कभी जल्दी बोला, लेकिन बोलना आसान होता है, इसमें कुछ लाग लपेट की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या है, गद्य भाव प्रधान रचना है, पद्य चिंतन प्रधान है। हाँ, पद्य भाव प्रधान रचना है, गद्य चिंतन प्रधान है। एक मस्तिष्क की भाषा है, एक हृदय की भाषा है। एक में गति यति लय और संगीतात्मकता गीतात्मकता होती है, और दूसरे में ये गीतात्मकता संगीतात्मकता और इन सब का गति यति लय वगैरह का वो नहीं होता। एक में अलंकार होते हैं, रस होते हैं, छंद होते हैं, और गद्य जो रचना होती है उसमें रस छंद अलंकार सूक्ष्म रूप में भले ही हो सकता है, लेकिन प्रधान रूप से प्रकट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी समय हो गया है, मुझे लगता है हिंदी का ही पीजीटी हिंदी के इसमें देखो कविता हो, जरूर टीजीटी हिंदी हो या पीजीटी हिंदी हो, आप कोई एक कहानी और एक आपके प्रिय कवि की या आपकी स्वयं की कोई रचना को जरूर वहाँ सुनाना है, तो बढ़िया से आप अच्छे से याद रख करके सीख रखिए। हाँ, ये बाबू विकास जी कुछ सुना रहे थे, बोलिए जल्दी से। जी सर, शहीद के लिए लिखा है, मतलब शहीद है जो एक, मतलब सॉरी, इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, वो अपनी वाइफ के लिए लिखता है। हाँ, तो उस पे मैंने लिखा है, आप सुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनने बैठे हैं सब, आप थोड़ा सा बोरिंग टाइम का अच्छा हो जाएगा। तो हाँ, इनकी कि सोल्जर कह रहा है अपनी वाइफ से कि एक रोज हम गुजर जाएंगे, आप बोलिए तो मेलोडी में सुना दूं, इसकी बना रखा है। हाँ, जैसे सुनाना वैसे सुना। जी महोदय। शोर मचा रहे, मैं ये कह, एक रोज हम गुजर जाएंगे, वापस फिर कभी ना आएंगे, मुमकिन वो वक्त भी आएगा, तुमको हम रुला के जाएंगे। सॉरी सर, कुत्ते बहुत गड़बड़ कर, मैं एक बार बिना स्वर के कर देता हूं। अरे आपको ऐसे ही सुना दो बिना स्वर के। अच्छा, आप जहाँ रह रहे हो, आप कहाँ केवी में टीचर हो क्या कि हॉस्टल में हो? नहीं सर, हम केवी में टीचर नहीं है, बट हमारी फैमिली बैकग्राउंड पूरा टीचर है। पापा मतलब बायोलॉजी के मतलब प्रवक्ता है प्राइवेट में, और भैया भाभी केंद्रीय विद्यालय में, सॉरी नवोदय विद्यालय में
मेघालय शिलोंग में पोस्टेड है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। जी जी जी। तो सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल। सर, एक रोज हम गुजर जाएंगे, वापस फिर कभी ना आएंगे, मुमकिन वो वक्त भी आएगा तुमको हम रुला के जाएंगे, कर याद हमारी आए तो अपनी धड़कनों को सुन लेना, झांक देख लेना दिल में हम वहीं तुम्हें मिल जाएंगे, एक रोज हम गुजर जाएंगे, वापस फिर कभी ना आएंगे। बढ़िया बढ़िया। अब ये जो डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं अब ये आपके पड़ोसी अरे सर, परेशान किए हुए, तभी तो म्यूट किए थे हम। हाँ हाँ, हम कोई, दूसरे कमरे में चले जाके सुना। नेक्स्ट लाइन है, वो भी सुना दूं सर? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ भाई। हाँ, दौड़ेंगी वक्त की सुइयां भी, चंदा सूरज भी निकलेंगे, हाँ दौड़ेंगी वक्त की सुइयां भी, चंदा सूरज भी निकलेंगे, सब रोज के जैसा होगा पर हम यादों में खो जाएंगे, एक रोज हम गुजर जाएंगे, वापस फिर कभी ना आएंगे, मुमकिन वो वक्त भी आएगा तुमको हम रुला के जाएंगे। ये बताया बहुत सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम यहीं से ताली बजा Thank you देते so much, sir. हैं। ओके ओके। सर, मतलब एक डाउट है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैंने पीआरटी में स्कोर किया है 122 एससी कैटेगरी से। अरे आपको तो सुनो उसमें सुनो, तो पीआरटी अब जी, जी, यही यही सब लोग बोल रहे हैं इतना स्कोर किया। 122 बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक Thank है। you so much, sir. और कोई टेंशन जी। लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम जरूर आएगा, ऐसी हमारी जी, जी। वो है। और शुभकामनाएं। जनरल में भी होते 122 तो अच्छा, हो सर। जाता है, SC ST में तो होगा ही होगा। जी जी जी, ठीक है ना? ये मेरा क्लासरूम है, और ये जो आप फोटो फ्रेम्स वगैरह देख रहे हैं, ये हैंडमेड है सारा कुछ। हाँ। मतलब मैं क्राफ्ट में भी बहुत माहिर हूँ, और मतलब हर तरह के डिजाइनिंग कपड़े भी सिल लेता हूँ। ये मतलब मेरी हॉबी है बचपन से, मुझे वेरी शौक नाइस है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जी, अच्छा जी, मेरा जी। ये मतलब मैंने देखो, कहीं इस तरह की सीखा है कोई YouTube। सुनो, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, इस तरह की किसी भी कैंडिडेट की कोई भी रुचि है, उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ गाया है, कुछ, सुनो मेरी बात, जैसे कोई कविता है, आप इनके छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो बना के अपना यूट्यूब चैनल बना के उनको डाल लो, और वहाँ बोलो कि सर मेरा यूट्यूब चैनल चलता है और मेरा जो अचीवमेंट है, जो मेरी एक्स्ट्रा क्वालिटी हॉबी है, वो मैंने सब वीडियो डाल रखे हैं, आप ये लो मेरा आईडी और ये इस नाम से नेट पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। ये सब जी हाँ, कैंडिडेट वो नहीं है है। सर, विकास कछाल क्लासेस नाम से हम आईडी चला रहे हैं उस पे। हाँ, हाँ। हम स्टडी कराते हैं बच्चों को इंग्लिश ग्रामर के चलो लिए। ठीक है, बट अच्छी, यहाँ मैं पर भी, अभी आपने नाउन की डेफिनेशन आप पूछी मुझे थी, भेजिए, तो उसमें हम गड़बड़ा लेते थे। आप सबके जितने भी यूट्यूब चैनल है मुझे उसकी लिंक भेजिए, मैं आप सबका चैनल सब्सक्राइब करूँगा। लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये आप लोग हैं मेरे ग्रुप में या जो देख रहे हैं लाइव, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन बटन दबा दे। ये मैं अपने लाभ वाप के किसी लिए मेरे देखो, ये मैं आपको बता दूं कि करीब 5,000 के आसपास, 4,500 के आसपास सब्सक्राइबर है केवल, और 15-20 हज़ार घंटे मेरा चैनल लोगों ने देखा है, 3 लाख के आसपास व्यूज़ है। और मैं चाहता तो कभी बहुत सारे पैसे कमा सकता था, कब का मोनेटाइज कर देता 3 साल से, लेकिन मैं इस माध्यम से एक पैसा भी नहीं कमाता हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता केवल इतना हूँ कि जिन लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो लोग केवल पैसा कमाने के लिए इन इंटरव्यू की क्लासेस के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनको कोई केंद्रीय विद्यालय संगठन का अनुभव नहीं है, वहाँ पे उनके हज़ारों लाखों करोड़ों मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं और ये सब होते, लेकिन उनकी चीज़ें, उनकी क्लासेस को बहुत सारे हमारे देश के ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर क्वालिटी है, जिनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनके अंदर फीस देने की क्षमता नहीं है। मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं, और स्टार्टिंग से ही मैं ये मदद करते हुए आया हूं। क्योंकि किसी को अगर आप विद्यादान, ज्ञान दान, शिक्षा दान अगर करते हैं, किसी को उसके पैर पर खड़े होने लायक बना देते हैं, किसी को उसकी क्षमताओं का एहसास, किसी को उसके शिक्षा की ताकत का एहसास आप करा देते हैं, तो फिर आपको किसी को रोटी, कपड़ा, मकान दान देने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ इससे अपना जुटा लेगा। क्योंकि एजुकेशन इतनी बड़ी ताकत है कि एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। हमारे देश में ऐसे हजारों एग्जाम्पल मौजूद है कि वे लड़कियां
जो अपने जिनका बचपन में शादी कर दी और हस्बैंड की मार खाती रहती थी, रात दिन लात और घूसों की रोटी तक नहीं दी जाती थी, उन लड़कियों ने चुपके से 12th की और बीए की परीक्षा देने के बाद वो पीएससी में सिलेक्ट होके एसडीएम बन गई, आईएएस तक बन गई। ऐसी लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूँ। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो सविता प्रधान नाम की एक जॉइंट कमिश्नर है, जोश टाक पे भी उनका वो वीडियो पड़ा हुआ है कि उसने कितनी तकलीफ में, मतलब सोचिए कि उसको उसके ससुराल में, सभ्य परिवार के ससुराल में उस लड़की को खाना बनवाया जाता था उससे, लेकिन खाना खाने नहीं दिया जाता था और बचता तो वो खाती थी, तो वो कभी कभी अपने अंडरगारमेंट में रोटी रख के बाथरूम में जाके रोटी खाती थी। इतनी यूपी की है सर। नहीं, यूपी की नहीं है, मध्य प्रदेश अभी मध्य प्रदेश में एक मंडी करके गांव है, वहाँ की है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही उन्होंने 2015 में शायद वो सिलेक्ट हुई थी और अभी ज्वाइंट कमिश्नर है, वो खंडवा में, मध्य प्रदेश में ही जी है। सर, और मेरी जोश उनसे, टॉक में उनका वीडियो देखे थे। हाँ, मैं उनका, आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, मैं बातचीत करते रहता हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे साथी मेरे स्टूडेंट रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में एज ए टीचर थे। और मैं जब प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता था तो उस समय के हमारे स्टूडेंट कुछ आईएएस है, कुछ आईपीएस है, कुछ तहसीलदार है, कुछ नायब तहसीलदार है। ऐसे बच्चे जिनको मैंने तीसरी चौथी में पढ़ाया वो आज आईएएस है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे जब इतनी ऊंचाई पर जाते हैं और जीरो से हीरो बनते हैं, तो वो हमारे लोकतंत्र की और एजुकेशन की ताकत समाज में ले जा सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है। लेकिन क्या है कि हमारी एक छोटी सी सीमित लोग हैं। अब मेरा ये कहना है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है या और जो भी माध्यम है, उससे आप हमारी बात या वीडियोस जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो पहुँचाएं, क्योंकि हमारे पास न तो कोई स्टूडियो है न कुछ है। इसलिए जो झांकीबाजी वाले जो बहुत सारे वो प्रभावशाली वो थंबनेल वगैरह बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को प्रेजेंट करते हैं, बीच में एडिटिंग करते हैं, ये सब मेरे इसमें है नहीं। मेरे पास इतना समय भी नहीं है। मैं सुबह 7:30 बजे से शाम 6-7 बजे तक ज़रूरत से ज़्यादा मैं मतलब बिज़ी रहता हूँ। और ये तो मैं अपने ज़बरदस्ती समय निकाल करके, चूँकि मेरा रुचि है मैं हेल्प करने की और समझाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़कर उन तक अच्छे विचार पहुंचाने की एक स्वभाव है, हॉबी है। इसलिए इस हॉबी को मैं 1-2 घंटे कभी शाम को निकाल लेता हूं। आज भी निकाल लिया, कल संडे तो कल फिर निकाल लेंगे। आज की बाकी बातें कल हो जाएगी। मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा सर, एक समय क्वेश्चन हो गया। है। चलो सर, एक क्वेश्चन। जल्दी पूछिए क्वेश्चन। यस सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे मेरा एमकॉम है और सर मुझे अगर कहा जाए कि वाई ओनली प्राइमरी टीचर, आपके पास एमकॉम है, आप +1 +2, तो सर मेरे को ना अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स पे, तो मैं क्या ऐसा आंसर दूं कि मेरा आप नेगेटिव कौन से इम्पैक्ट सब्जेक्ट के मेरे लिए को इंटरव्यू कौन से सब्जेक्ट के लिए देने जा रही हो? सर प्राइमरी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे प्राइमरी का जा रहे हो तो उनसे बोलो कि सर मैंने उस समय बहुत ज़्यादा, मेरी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था। मैंने उस समय जो उचित समझा, उस समय परिस्थिति के अनुसार मैंने बीकॉम एमकॉम ले लिया। लेकिन बीकॉम एमकॉम लेने के बाद मैंने अपना उसमें एंजॉय फील नहीं किया। बाद में मैंने छोटे छोटे बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को या प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जब उन बच्चों को मेरी बातें समझ में आई और उन्हें बहुत अच्छा लगा, परीक्षा परिणाम आने पर या विषय वस्तु समझने पर उनकी जो चेहरे पे उनकी खुशी मुझे दिखाई दी, तो मुझे भी लगा कि जब हम बिना मतलब निःशुल्क किसी की मदद करके दूसरों के चेहरे पर खुशी देख सकते हैं और उसी खुशी को हम खुद फील कर सकते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय जैसी पेस मेकिंग इंस्टीट्यूशन में आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, जहाँ सैलरी और सुविधाएँ भी दी जाती है। तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने इस काम को जॉयफुल वे में कर पाऊँगी और बच्चों को जॉयफुल लर्निंग करने में मदद करूँगी। इसलिए अब मैंने इसको अपना पैशन, अपना मोटो बना लिया, इसलिए मैं आपके सामने आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन। हाँ, वन लेडीज फर्स्ट। चलो तोमर मैडम को पूछ लेने दो, उसके बाद बाबूजी। हाँ सर, जैसे मेरा रिजल्ट तो आ गया था दिसंबर में 2 डेट को, 2 दिसंबर को, और इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें 26 दिया हुआ है कि 26 से पहले तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बट मार्कशीट जो ये इशू होगी वो मार्च में होएगी, तो फिर क्या कर सकती हूँ मैं सर उसके लिए?
कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड कोई जो मैं आप मुझे डिटेल में व्हाट्सएप पे भेजना, इससे रिलेटेड कोई विशेष बात होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। समझ के मुझे डिटेल भेज देना थोड़ा अच्छे से। रिज़ल्ट अनाउंस कब हुआ, डेट क्या है, वो बता देना, देखेंगे जैसा भी होगा, है ना। इसमें हम मदद सर करेंगे। एक क्वेरी थी। हाँ हाँ सर मैंने पीआरटी के लिए अप्लाई किया हुआ अभी, हाँ, लेकिन मैंने बीएड की है स्पेशल एजुकेशन में, बहुत बढ़िया। एलडी की। वेरी नाइस, ये तो और पॉजिटिव बात है, अच्छी बात। यस सर, तो इससे रिलेटेड ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इसमें मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँ स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेटर के लिए आप इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है इसको समझ लें, नेट पे मिल जाएगा। और ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, है ना। इसमें ऐसे बच्चे जो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार से मतलब वो होते हैं, मतलब योग्य नहीं होते हैं, डिफरेंशियली एबल होते हैं, है ना, विशिष्ट प्रकार के बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल एजुकेटर होता है, और स्पेशल जो एजुकेटर होता है वे ऐसे बच्चों को किस प्रकार की भाषा से, किस प्रकार के संकेतों का प्रयोग करके सभी बच्चों के साथ में उसको एजुकेशन दी जा सके, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो एक आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप जो है टीचिंग के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट जो आजकल सीबीएसई ने अनिवार्य कर दी है, उसका भी काम आप कर पाएंगी, हेल्प कर पाएंगी, है ना। और बच्चों की जो मानसिकताएं होती है, जिनका व्यवहार एबनॉर्मल टाइप का होता है, नॉर्मल टाइप का नहीं होता है, वो क्यों होता है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, घरेलू परिस्थितियां होती है, उनके घर में किस प्रकार का बैकग्राउंड है, वो किस तरह की के उनके साथियों के साथ उठते बैठते हैं, उनके पेरेंट्स का किस तरह का आचार विचार व्यवहार, इन सब का प्रभाव उन बच्चों की लाइफ पर पड़ता है ना। तो आप इन सब का ज़्यादा बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगी। बच्चों की केस स्टडी का आपको स्पेशल नॉलेज है, तो आप बच्चों की जो समझ है, जब एक शिक्षक का जो मूल कर्तव्य, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। ये आपका एक, आपके एजुकेशन का और आपके एग्ज़ाम का भी एक पार्ट था। तो बेहतर वे में आप लर्निंग इंश्योर कर पाएंगे जब लर्नर्स को समझेंगे, ठीक है ना। हाँ बाबू सर, आप क्या पूछ रहे थे? सर मंडे को मेरा वॉक इन इंटरव्यू लगा है हमारे ही लोकल एरिया में, रूरा में। तो वहाँ के लिए मतलब पीआरटी के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब सीनियर मोस्ट को देख के थोड़ा सा मैं वो घबराहट सी होने लगती, मतलब अपनी बात कहना है बट कहने का तरीका भूल जाता। चलो, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो? पीआरटी के लिए सर, चारों सब्जेक्ट। तो कल आपका हम मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना। आप वहाँ मॉक इंटरव्यू कहाँ लगा है? ये कोई संस्था में है? सर माती में लगा है, माती। तो वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वहाँ पे, या फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ से उनका जो मतलब साइट पे उन्होंने जो फॉर्म अपलोड किया था उसको मैंने स्कैन कर मतलब डिटेल लिख के उनकी ईमेल आईडी पे भेज दिया। इसकी कोई फीस तो नहीं ले रहे ना? नहीं, कोई फीस नहीं सर। हाँ, तो बढ़िया से दीजिए और उनको बोलो कि आपका मॉक इंटरव्यू अगर आप उसका वीडियो 10-15 मिनट का बना पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा सर, एक चीज और। हाँ, जैसे मैंने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड मतलब टीचिंग से ही रिलेटेड है, तो भैया भाभी जैसे नवोदय में हैं, तो मतलब वो पैसे कुछ मतलब कि करते हैं हर महीने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक कोचिंग खोल रखी है हमने, प्राइवेट है, मतलब उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। बहुत ही बढ़िया है कोचिंग का फोटो है। अरे गजब, ये बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। तो ये मतलब भैया भाभी पूरा मतलब इसका खर्च उठाते हैं और हम अपनी टीम बना के इन बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मज़ा आ गया आपकी बात सुन के। आप इसका डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिए, है ना। और इन बच्चों को किसी भी प्रकार से अगर ऑनलाइन पढ़ाने में कोई स्पेशल, कोई समझाने में, मोटिवेशन के लिए बात करने में ज़रूरत हो तो मैं ऑनलाइन जुड़ जाऊंगा कभी भी जब आप कहेंगे, है ना। ओके सर, ओके। तो इस चीज को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं इंटरव्यू में? हाँ बिल्कुल, उनको ऐसा जब ऐसी कोई बात निकले तो आप बता सकते हैं, और उससे ये इस तरीके से लपेट के बताइए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि आप मतलब एजुकेशन के प्रति कितने डेडिकेट है और कितने समर्पित है। जी सर, हम देखते हैं बच्चों को मतलब उतना पर्याप्त साधन नहीं मिल पाता क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है।
तो हम सोचते हैं कि उनको मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं अगर पढ़ने तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हम भी उन्हें बेसिक नॉलेज तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ बहुत तो बढ़िया, करें। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं आप। चलिए चलिए ठीक है, टाइम हो गया मेरा। ये ना ये बैटरी भी जा रही है, कभी भी बंद हो जाएगा ना तो फिर मैं वीडियो सेव कोई नहीं बात कर नहीं सर। पाऊंगा, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ बात को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। एक जी सेकंड, और ये इमीडिएट इसको चार्ज में लगाओ। नहीं, लाइट है नहीं है तो यहाँ प्लग में कहीं आ रही होगी, देखो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी प्रश्न है मुझे आप व्हाट्सएप वगैरह पे भेज दीजिए। और मैंने बोला चैनल को आप जो भी यूट्यूब वगैरह पे जा रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखें कि कितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। मैं ये तो मैं महोदय कल टीजीटी